घन कोण, क्यूबिक एंगल या सॉलिड एंगल। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। घन कोण, सॉलिड एंगल। प्यारे बच्चों, घन कोण सबसे पहली बात तो एक पूरक राशि है। घन कोण या क्यूबिक एंगल या सॉलिड एंगल एक पूरक राशि है और इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं, अक्षर ओमेगा से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। आपको जैसे कि 9th और 11th की क्लास में पढ़ाया जाता है, कोण और घन कोण मूल राशियों के अलावा दो ऐसी राशियां हैं जो भौतिकी में शामिल हैं और इन राशियों को हम पूरक राशि कहते हैं। तो यही बेटा घन कोण एक पूरक राशि है, ओमेगा से इसे प्रकट किया जाता है और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब बच्चों, अगर घन कोण की परिभाषा जाननी हो तो कोई अगर गोलीय पृष्ठ हो, कोई गोलीय आकृति हो और उसका कोई भी छोटा सा टुकड़ा हो और वो केंद्र पर जो भी कोण बनाए उसी कोण को हम घन कोण कहते हैं। तो यहाँ आपको समझाए हुए थे कल क्लास में, गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के किसी पृष्ठ द्वारा, कोई गोला है और उसका पृष्ठ केंद्र पर जो भी कोण बनाए उसी कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण। अगर चित्र बना के समझना चाहो तो जैसे बेटा ये अगर कल्पना करो कोई एक गोलीय पृष्ठ हो और इस पृष्ठ का ये केंद्र O हो और इस पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A हो, लेकिन इस जो है गोलीय पृष्ठ का एक अल्प भाग यहाँ से यहाँ तक यमयन हो, एक छोटा सा पोर्शन, और वो केंद्र O पर कोण बनाए तो इसी कोण को, चूंकि ये गोले के पृष्ठ द्वारा बना कोण है, इसी कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे बेटा? घन कोण कहेंगे। तो ये यहाँ जो सर्किल या वृत्त के रूप में आकृति है यही घन कोण है और इसे डी ओमेगा से व्यक्त करेंगे। पूरे गोले का क्षेत्रफल A है तो इस अल्प पृष्ठ यमयन का क्षेत्रफल dA और त्रिज्या यहाँ R ऐसे। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या केंद्र पर बना हुआ कोण घन कोण कहलाता है और घन कोण को ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अगर O केंद्र और R त्रिज्या का कोई एक गोलीय पृष्ठ हो जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल A हो और पृष्ठ के अल्प भाग यमयन द्वारा केंद्र पर घन कोण डी ओमेगा बना हो, इस यमयन वाले भाग का क्षेत्रफल dA हो तो घन कोण डी ओमेगा बराबर dA cos थीटा अपान R स्क्वायर। या हम लोग बेटा कैलकुलेशन में डी ओमेगा बराबर dA अपान R स्क्वायर भी समझते हैं। इज दैट क्लियर? और अब dA का मतलब गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि केंद्र पर घन कोण बनाए, R स्क्वायर का मतलब उस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या का वर्ग। अगर हम कभी जो है घन कोण नाप रहे हो और कोई इतना बड़ा पृष्ठ ले ले, इतना छोटा पृष्ठ ले ले कि उसका क्षेत्रफल R स्क्वायर के बराबर हो, माने यदि R स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर
घनकोण बने। कितने क्षेत्रफल द्वारा घनकोण बनाया जाए? आर स्क्वायर। यदि आर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल का एक गोलीय पृष्ठ लिया जाए और उससे जो है गोले के केंद्र पर घनकोण बनाए, तो यहाँ इस केस में डी माने इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना कह रहा है? आर स्क्वायर। सूत्र लगाओ, घनकोण का सूत्र है डी ओमेगा बराबर डी अपान आर स्क्वायर। अब डी ओमेगा बराबर डी एक जगह क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, डी ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन आ गया। और बच्चों हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि यह एक स्टेरेडियन की परिभाषा बन जाती है। तो हम परिभाषा कैसे बोलेंगे? किसी गोले में गोले की त्रिज्या के वर्ग माने आर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना घनकोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। समझ में आई बात? कि किसी गोले में गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल वाले गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण एक स्टेरेडियन होता है, यह एक स्टेरेडियन कहलाता है। इज दैट ओके? तो यहाँ अगर जो है आर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला पृष्ठ गोले के केंद्र पर घनकोण बनाए तो वही घनकोण जो है एक स्टेरेडियन होता है। याद रहेगा डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। जहाँ कहीं डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर रहेगा वहाँ आप खट से डी ओमेगा राइट कर देंगे। एक और चीज घनकोण के बारे में बताए थे कि अगर संपूर्ण गोला पूरा का पूरा गोला केंद्र पर घनकोण बनाए, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना। प्यारे बच्चों ओमेगा बराबर सूत्र होता है डी ए अपान आर स्क्वायर। जब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ कोण बना रहा तो डी ए बना क्या लिखेंगे? ए अपान आर स्क्वायर। तो घनकोण का सूत्र क्या होगा? ए अपान आर स्क्वायर जब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ केंद्र पर घनकोण बनाए। अब अगली लाइन से ओमेगा बराबर ए का मतलब गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? नीचे आर स्क्वायर लिखा रहने चाहिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अब घनकोण कितना आ गया? तो इस तरह से आप देख रहे हैं और सुंदरम जी समझ रहे हैं कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का कोण बनाता है। तो अगर कभी संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर कोण की चर्चा हो तो कितना जानते रहोगे बेटा? 4 पाई स्टेरेडियन। इतना ही घनकोण के बारे में पढ़ना है। सुहाना एक बार फिर से समझ लो। घनकोण एक पूरक राशि है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किसी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। अगर ए क्षेत्रफल वाला आर त्रिज्या ओ केंद्र का कोई गोलीय पृष्ठ हो, इसके अल्पभाग यमयन द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे। अगर डी एक जगह आर स्क्वायर ले लिया जाए तो किसी गोले में गोले की त्रिज्या के वर्ग के समान क्षेत्रफल वाले पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बना घनकोण एक स्टेरेडियन होता है। ये एक स्टेरेडियन की परिभाषा हुई। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन का घनकोण बनता है। थोड़ा सा बेटा वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण थोड़ा सा बता रहा हूं जो यहाँ जरूरत है। सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो बच्चों
भौतिक राशियों को अध्ययन में सरलता हेतु गुणों के आधार पर उन्हें कई भागों में बांट दिया जाता है। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, प्रदिश राशियाँ, विशेष राशियाँ, अन्य राशियाँ, ऐसे ही। अदिश राशियों के बारे में 11th में और 9th में पढ़ते हो। ऐसी समस्त भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती है। माने ना ही दिश माने दिशा, माने जिन राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए दिशा की रिक्वायर्ड ना हो, वही राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। लेकिन उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है सदिश राशियाँ या वेक्टर राशियाँ, चाहे सदिश राशियाँ कहो और चाहे इनका अंग्रेजी नाम हिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है वेक्टर राशियाँ। तो वेक्टर राशियाँ क्या है आप जान रहे हैं। सदिश राशियाँ या वेक्टर राशियाँ, स माने सहित, दिश माने दिशा, दिशा सहित राशियाँ। हम केवल काम की चीज़ यहाँ बताएंगे और चीज़ें नहीं जो यहाँ जरूरत है। ऐसी समस्त भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो और जो योग के त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज नियमों का पालन करें, उन्हें हम सदिश राशियाँ या वेक्टर राशियाँ कहते हैं। वेक्टर राशियों में वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बलाघूर्ण और वैद्युत ध्रुवाघूर्ण, ये सब वेक्टर राशियाँ या सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। सदिश राशियों को हम तीर के चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे वेक्टर ए, या कभी जो है नीचे लाइन खींचकर व्यक्त करते हैं, या कभी अक्षर को मोटा करके व्यक्त करते हैं। सदिश राशियों को तीर के चिन्ह से प्रकट करते हैं। तीर की नोक दिशा बताती है और लंबाई जो है परिमाण बताती है। और बच्चों, सदिश राशियों में आप बहुत सारी राशियां जानते हैं कि सदिश राशियां कई प्रकार की होती हैं। समान सदिश, ऐसे सभी सदिश जिनकी दिशा और परिमाण बराबर हो। असमान सदिश, ऐसे सभी सदिश जिनकी या तो दिशा अलग हो या तो परिमाण अलग हो या दोनों अलग हो। समदिश सदिश, ऐसे सभी सदिश जो एक ही दिशा में लगे हो। प्रतिदिश सदिश, जो विपरीत दिशा में लगे हो। तमाम सदिश सुने। समांतर सदिश, जो एक दूसरे के समांतर हो। असमांतर सदिश, जो दोनों समांतर ना हो। शून्य सदिश, जिस सदिश का परिमाण शून्य हो। तो वैसे ही एक वीआईपी सदिश पढ़े हो आप, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। इसका जो है फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे समस्त सदिश जिनका परिमाण एक हो, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लो, जिन सदिश राशियों का परिमाण एकांक हो, एक हो या इकाई परिमाण वाले सदिश यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश कहलाते हैं। इकाई परिमाण वाले सदिश क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। इकाई परिमाण वाले सदिश माने ऐसे सदिश जिनका परिमाण एकांक हो, उन्हें ही हम इकाई सदिश कहते हैं। एक और बात है कि ये ऐसे सदिश होते हैं जो दिशा वेक्टर भी कहलाते हैं, माने जिनका प्रयोग दिशाओं को प्रकट करने के लिए किया जाता है। दिशा व्यक्त करने वाले सदिश होते हैं। दिशा व्यक्त करने वाले सदिश। और बच्चों, एक खास बात इनके बारे में हमेशा कि इन्हें हम कैप से व्यक्त करते हैं। कैप द्वारा, ऐसे कैप बनता है ऊपर, कैप द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे बेटा कैप ए, कैप बी, कैप सी, डट डट डट, कैप जेड, कैप लगा के व्यक्त करते हैं। और कैप ए का मतलब होता है वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये इनका सूत्र होता है। यूनिट वेक्टर माने कैप ए, जैसे लिखा जाए रावण कैप माने वेक्टर रावण बटे मॉड ऑफ रावण। ऊपर वेक्टर रावण लिख दिया, नीचे रावण के परिमाण,
तो ए में दिशा परिमाण दोनों बार, नीचे केवल परिमाण, परिमाण करके दिशा बचे, तो ये दिशा वेक्टर है। और इनका प्रयोग दिशा व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो अगर कहीं कोई अदिश राशि है, बगल में इकाई सदिश लगा दोगे तो वो सदिश बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर अभी 5 लिखा है तो ये क्या है, परिमाण। इसके बगल इकाई सदिश लिख दो, एक्स कैप, चाहे जौन कैप लगा के लिख जाए, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, टी कैप, तो बन जाए वेक्टर 5। इधर क्लियर। जैसे लिखा है मुस्कान, क्या लिखा है, तो ये परिमाण है। इसके बगल कोई इकाई सदिश लगा दो, जैसे एन कैप, तो ये हो गया वेक्टर मुस्कान। माने इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर का प्रयोग परिमाण के साथ लगाने पर वेक्टर बनाने में होता है। ये दिशा बता दी, ये मुस्कान परिमाण है, ये एन कैप दिशा है, तो दोनों मिलकर वेक्टर मुस्कान हो गया। जैसे लिखा हो रावण, अब बगल कोई भी इकाई सदिश लिख दो, ये परिमाण और दिशा मिलकर ये क्या हो गया, वेक्टर रावण। ऐसे तो ये इकाई सदिश जो है केवल किस चीज के लिए प्रकट होते हैं, दिशा बताने के लिए। कहीं लिखा हो प्रभाकर, बगल में एन कैप लिख दो तो वेक्टर प्रभाकर। माने परिमाण के बगल दिशा लग गई, तो परिमाण और दिशा दोनों राशि जब होती है तो वही तो सदिश राशि या वेक्टर राशि होती है। उसके बाद बच्चों आपको थोड़ा सा जरूरत पड़नी है वेक्टरों का गुणा। तो आपने वेक्टरों का गुणा 2 प्रकार का पढ़ा है, याद हो अगर तो। वेक्टरों का गुणा, 2 वेक्टर राशियों के गुणनफल के पश्चात यदि अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे वेक्टरों का अदिश गुणा या स्केलर गुणा या डॉट गुणा कहते हैं। और अगर 2 वेक्टर राशियों के गुणनफल से वेक्टर राशि प्राप्त हो तो इसे वेक्टरों का वेक्टर गुणा या क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणा कहते हैं। तो वेक्टर का अदिश गुणा या डॉट गुणा पहला गुणा होता है, और दूसरा गुणा कौन सा गुणा होता है वेक्टरों का, सदिश गुणा या क्रॉस गुणा। परिभाषा बता दिया, लिख नहीं रहे हैं कि जब 2 वेक्टर राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि अदिश हो, गुणनफल के रूप में कैसी राशि प्राप्त हो, अदिश राशि, तो उसे कौन सा गुणा कहते हैं, वेक्टरों का डॉट गुणा या वेक्टरों का स्केलर गुणा ऐसे कहते हैं। और जब जो है गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त हो तो उसे कौन सा गुणा कहते हैं। यहाँ पर देखो जरा, हमको बस यहाँ जो जरूरत है उतना बताना है। आपने वेक्टरों का डॉट गुणा पढ़ा है, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी, याद है कि नहीं। परिभाषा क्या पढ़ी है, 2 वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों और मध्य के कोण के कास के गुणनफल के समान होता है। फिर से एक बार बोलो, 2 वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों और मध्य के कोण के कास के गुणनफल के, माने वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माने 2 वेक्टरों का अदिश गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों, माने ए और बी का जो है परिमाण ए बी हो गया, वेक्टर हट गया, और बीच के कोण की कास थीटा, तो 2 वेक्टरों का डॉट गुणा उन वेक्टरों के परिमाणों और मध्य के कोण के कास के गुणनफल के। यहीं पर अब जो बताने जा रहे हैं जो नहीं जानते हो, अभी ये सब चीजें तो जानते हो। अगर बेटा 2 इकाई सदिशों का, गौर से देखो, इकाई सदिशों का अदिश गुणा किया जाए, ये सब जानते रहे क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। 2 इकाई सदिशों का, जैसे कहे ए कैप डॉट बी कैप बताओ, तो इसी सूत्र से बताएंगे। क्या सूत्र होता है, ए कैप का परिमाण, तो ए कैप का परिमाण क्या होगा 1, क्योंकि इकाई सदिश है 1 है,
और बी कैप का परिमाण और बीच के कोण की काश, तो ये गुणा करने पर क्या आ जाएगा? तो इसको डायरेक्ट सूत्र के रूप में जानते रहो, दो इकाई सदिशों का अदिश गुणा उनके मध्य के कोण के काश के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए कैप डॉट बी कैप बराबर काश थीटा, जहां थीटा क्या है? ए कैप और बी कैप के मध्य का कोण। याद रहेगा, दो इकाई सदिशों का अदिश गुणा ए कैप डॉट बी कैप बराबर काश थीटा, आई कैप डॉट जे कैप बराबर काश थीटा। अब आई और जे लंबवत होते हैं, तो आई और जे के बीच का 90, तो काश 90, काश 90 का मान 0, तो आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, याद है। तो इसलिए उनके बीच की काश उत्तर आती है। तो एक्स कैप डॉट वाई कैप बराबर काश थीटा, दो इकाई सदिशों का अदिश गुणा काश थीटा होगा। और अब इकाई सदिश व सदिश का अदिश गुणा, इसको समझो। इकाई सदिश के साथ अदिश का गुणा करें, जैसे वेक्टर ए डॉट एन कैप, वेक्टर ए डॉट, क्या सूत्र होता है? पहले वेक्टर का परिमाण माने ए, दूसरे वेक्टर का परिमाण या कैप का परिमाण एक का लिखी, और इनके मध्य के कोण के काश। तो यहाँ देखो सूत्र आइए कि अगर कहो वेक्टर का इकाई सदिश से गुणा रहे तो क्या आ जाए? एक आ जाए। जैसे वेक्टर बी डॉट एन कैप बी काश थीटा, वेक्टर सी डॉट एन कैप सी काश थीटा। याद रहे, बात समझ में आता है, ठीक है कि ना है? तो जैसे अगर भाई हम कह दी वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, तो अगर दोनों वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी दोनों वेक्टर राशि है, तो यह तरीके से इनके सूत्र का बने ई डी ए। लेकिन अगर हम कह दी वेक्टर ई डॉट डी एन कैप, एक मिनट, दिए तो गिनती है, फिर वेक्टर लगाना, अब हमसे ऐसी मतलब ना है। वेक्टर ई डॉट एन कैप, ई वाला सूत्र, ई काश थीटा हो जाए, चाहिए दिए लिखा रहा है, तो क्या हो जाए? ई दिए, यह जरूरत पड़े। तो ये वेक्टरों से रिलेटेड लॉजिक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो डेरिवेशन करते समय यदि कहीं जरूरत पड़े, अगर कहूँ दो इकाई सदिश रहा है तो तुरंत जान जाए उनके डॉट गुणक जगह काश थीटा लिख दे, और एक ही इकाई सदिश एक ही वेक्टर रहा है तो वेक्टर का परिमाण गुणे काश थीटा। माने जैसे कह दी वेक्टर ए डॉट पी कैप, तो तुरंत बताया ए काश थीटा, वेक्टर ए डॉट एक्स कैप ए काश थीटा, ठीक है। तो ये चीज जो है रिक्वायर्ड होगी, ये जितना मैंने लिखा हुआ है। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर। देखो बच्चों, अभी अभी आपने अदिश और सदिश के बारे में सुना, तो अदिश राशियां वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, वही राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। अब बच्चों, अदिश राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा और कार्य, ऊर्जा, घनत्व, क्षेत्रफल, आयतन, तो ये जो क्षेत्रफल है वो ऐसे तो अदिश राशि है। अगर कहीं ए लिखा रहे माने संपूर्ण क्षेत्रफल अदिश राशि, डी ए लिखा रहे अल्प क्षेत्रफल, ये भी अदिश राशि। तो क्षेत्रफल वैसे तो कैसी राशि होती है? अदिश राशि। ए हो या डी ए हो, सब अदिश राशि होती है। लेकिन विद्युतिकी और चुंबकीय फिजिक्स में, माने विद्युत वाले फिजिक्स और चुंबक वाले फिजिक्स में, जब कोई आवेश गति करता है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र या जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, क्योंकि उसमें क्षेत्र की दिशा भी होती है क्षेत्र के जस्ट लंबवत की ओर। तो जो विद्युत और चुंबकीय फिजिक्स में किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि उसमें दिशा और परिमाण दोनों होती है।
और इसलिए ऐसे क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं और ऐसे क्षेत्रफल को वेक्टर लगा के या इकाई सदिश के साथ प्रकट करते हैं। इधर क्लियर? तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सभी को समझ में आया? क्षेत्रफल कैसी राशि है ना? किंतु कौन कौन भाग फिजिक्स में? चुंबकीय और विद्युत फिजिक्स, माने जब चुंबक वाले चैप्टर हो और विद्युत वाले। विद्युत फिजिक्स में उत्पन्न या पृष्ठों के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिशा युक्त होते हैं। इन्हें ही क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। इधर क्लियर? जैसे ये कोई पृष्ठ हो, ऐसे किसी भी डिजाइन का हो सकता है, तो इसका क्षेत्रफल जस्ट दिशा ऊपर की ओर काम करती है। और दिशा बताने के लिए हम कौन सा वेक्टर प्रयोग करते हैं? यानी अगर इस पूरे का क्षेत्रफल ए हो तो क्षेत्रफल सदिश यहाँ पर क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश बताइए ए अंक, या इसी को हम वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल सदिश हुआ। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्प हो, माने डीए हो, पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए हो, तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश अपने आप बताओ, या तो लिखा जाएगा डीए अंक, या क्या लिखा जाएगा? वेक्टर डीए। बस इतना ही पढ़ना है। क्षेत्रफल सदिश के संदर्भ में इतना ही पढ़ना है। एक बार फिर से बता दें, चुंबकीय एवं वैद्युतिक फिजिक्स में किसी आवेश की गति के कारण उत्पन्न क्षेत्रफल दिशा युक्त राशियां होती हैं। इसलिए विद्युतीय व चुंबकीय फिजिक्स में, विद्युतीय व चुंबकीय फिजिक्स में पृष्ठों के क्षेत्रफल दिशा युक्त होने के कारण इन्हें हम सदिश राशियां समझते हैं और इन्हें हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो जैसे कोई पृष्ठ ए क्षेत्रफल का हो तो उसकी दिशा जस्ट तल के लंबवत, और इसे हम ए एन कैप या वेक्टर ए से व्यक्त करेंगे। और अगर किसी जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल अल्प हो डीए, तो उसे हम डीए एन कैप या वेक्टर डीए से व्यक्त करेंगे। वैद्युत फ्लक्स, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स, रोहन डाल बोर्ड पर। वैद्युत फ्लक्स, शिखर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स है। वैसे बेटा 10th की क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा चुंबकीय फ्लक्स। कक्षा 10 अगर याद करो, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ाया गया है 10th की क्लास में। कैसे पढ़ाया गया है चुंबकीय फ्लक्स? याद करो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में कैसे समझाया गया है। पढ़ाया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र हो और उसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ हो, उससे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत गुजरती हैं उन्हें गिन लो, उसे ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वैसे यहाँ भी है। जैसे इधर देखो, यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र हो, क्या हो? मान लो ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र, कितने देर हो जाएगा? और इस क्षेत्र में कोई एक, हम मान ले रहे हैं काल्पनिक पृष्ठ है, कोई एक पृष्ठ। अब जानते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताने वाली रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो अब चूंकि ये काल्पनिक पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में है, तो बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजरेंगी कि नहीं? जितनी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत इस पृष्ठ से गुजरे
उन्हें गिन लीजिए, उसे ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर dA है। ऐसे देखो, वैद्युत क्षेत्र में कहाँ की बात हो रही है? क्या हो? स्थित काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र हो और इसमें क्या स्थित हो? वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली क्या? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। समझ में आया? जैसे यहाँ कोई एक आवेश रख दो, क्या रख दो? इसके कारण चारों तरफ क्या बन जाएगा? एक वैद्युत बल रेखा इधर, एक इधर, एक ऐसे जाती रहेंगी। अब अगर कहीं कोई इतना एक काल्पनिक पृष्ठ रख दो तो कुछ रेखाएं इससे लंबवत क्रॉस करेंगी, उन्हें गिन लो, कई थी है, उसे ही क्या कहते हैं? तो माने वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। कैसी बल रेखाएं? जो लंबवत गुजरे। कहां से? पृष्ठ से। पृष्ठ कहां पर है? वैद्युत क्षेत्र में। चलो मिला दो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। देखो, ये ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है, इसमें dA वेक्टर वाला कोई क्षेत्रफल सदिश है जिससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इन्हें हम गिन लेंगे तो यही क्या बनेंगे? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम ऐसे फाई सफिक्स ई से लिखते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक, तो वैद्युत फ्लक्स, अगर ई ना लगाओ तो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, और अगर अल्प पृष्ठ रहे तो वैद्युत फ्लक्स से डी फाई सफिक्स ई रहेगा। इधर क्लियर? तो अब यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करके भी गणितज्ञों ने वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकाली है कि यदि ई तीव्रता थे वैद्युत क्षेत्र में dA वेक्टर dA वाला कोई क्षेत्रफल सदिश स्थित हो तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, या डी फाई बराबर, याद करो, ई dA cos थीटा। ये जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र आ गया। अब बच्चों, इस सूत्र से भी वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा बन जाएगी। वेक्टर ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर dA क्या है? क्षेत्रफल सदिश। डॉट का मतलब दोनों का अदिश गुणन। परिभाषा बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई व वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA का अदिश गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा। बात समझ में आई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का क्या कहलाता है? एक बार फिर से, कोई वैद्युत क्षेत्र हो और उसमें कल्पना करो कोई एक पृष्ठ हो, उस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। फाई सफिक्स ई या डी फाई सफिक्स ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यदि ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में dA वेक्टर क्षेत्रफल वाला कोई जो है क्षेत्रफल सदिश हो तो वैद्युत फ्लक्स
डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए या ई डी ए cos थीटा। परिभाषा और इस पारे बनेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणा। इज दैट क्लियर? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए cos थीटा। ओके, समझ आया? अब 19वां कह रही है मात्रक बता दीजिए सर जी। तो चलो मात्रक बताते हैं। देखो ई डी ए, ई क्या है? तीव्रता मात्रक न्यूटन पर कूलम। डी ए क्षेत्रफल का मात्रक तुम्हारे हम लिख सके थे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। मीटर स्क्वायर से गुणा होए तो एक मात्रक वोल्ट मीटर भी हो जाए। समझ में आया कि क्या मात्रक आएंगे? वैद्युत फ्लक्स है। विमीय सूत्र देखा एफ अपान क्यू तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 ये ई का विमीय सूत्र है। और क्षेत्रफल का होता है L2 तो हल करने पर एम एल 3 टी माइनस 3 ये क्या चीज आ गया? वैद्युत फ्लक्स की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र।